नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा इस्तांबुल कन्वेंशन के बारे में। ये कन्वेंशन महिलाओं के खिलाफ होने वाली हिंसा रोकने के लिए यूरोप में साइन किया गया था और अभी ये चर्चा में है क्योंकि एक सोशल मीडिया ट्रेंड चल पड़ा था चैलेंज एक्सेप्टेड का पिछले हफ्ते और इसका रिलेशन टर्की से है। तो ये सारी बातें इंटरकनेक्टेड है। अब आपसे एग्जाम्स में ये नहीं पूछा जाएगा कि चैलेंज एक्सेप्टेड क्या था, आपसे सवाल पूछा जाएगा इस्तांबुल कन्वेंशन पर। तो इसी के बारे में हम जानेंगे, लेकिन इससे पहले कि मैं इसकी डिटेल में जाऊं, स्टडी आईक्यू चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना करें। अगर आप मुझसे सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो मुझे ट्विटर, इंस्टाग्राम या फेसबुक पर इन आईडीज पे फॉलो कर सकते हैं। मेरे सभी लेक्चर्स के अपडेट्स आपको यहाँ प्राप्त हो जाएंगे। साथ ही साथ आप पीडीएफ इस टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप सिविल सेवा परीक्षा यानी आईएएस एग्जाम के अभ्यर्थी हैं और स्टडी आईक्यू के टीचर्स के द्वारा आप पढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले स्टडी आईक्यू ऐप डाउनलोड कीजिए और उस पर यूपीएससी स्मार्ट कोर्स को अवेल कीजिए। ये कोर्स ईएमआई ऑप्शन पर भी अवेलेबल है। इस्तांबुल कन्वेंशन चर्चा में रहने के पीछे दो कारण हैं। पहला ये कि टर्की में महिलाओं ने एक ट्रेंड शुरू किया जिसका नाम था चैलेंज एक्सेप्टेड और एज ऑफ 1 अगस्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, इंस्टाग्राम पे इस हैशटैग के साथ 64 लाख से भी ज्यादा पोस्ट हो चुकी हैं, यानी कि 6.4 मिलियन प्लस पोस्ट इस हैशटैग को इस्तेमाल करते हुए की जा चुकी हैं। एंड आई एम श्योर आप सभी ने इंस्टाग्राम या फेसबुक पर इस ट्रेंड को ऑब्जर्व किया होगा। दूसरा रीजन लेकिन यह है कि पोलैंड ने घोषणा करी है कि वो इस्तांबुल कन्वेंशन को छोड़ रहा है। जैसे ही पोलैंड के जस्टिस मिनिस्टर ने यह अनाउंसमेंट किया कि हम ऑफिशियल कार्रवाई शुरू कर चुके हैं इस कन्वेंशन से, इस संधि से बाहर आने के लिए, पोलैंड की महिलाओं ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। और यहां पर एक काफी अनोखा सा प्रोटेस्ट हो रहा है। अगर आप में से कोई मुझे बता सके कि ये कौन सी किताब के ऊपर बेस्ड प्रदर्शन कर रहे हैं। एक बहुत ही फेमस किताब है और उसके ऊपर अब एक टीवी शो भी बन चुका है, उसमें से उन्होंने ये थीम निकाली है और उसके बेसिस पर ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पोलैंड के अलावा टर्की की रूलिंग पार्टी के भी सीनियर मोस्ट लीडर्स ये बात कह चुके हैं कि हम इस्तांबुल कन्वेंशन को छोड़ना चाहते हैं। ध्यान देने योग्य बात यह है कि टर्की में पिछले 18 साल से एक ही पार्टी की सरकार है, जो एके पार्टी है। उसी ने यह कन्वेंशन पहले साइन किया था 2011 और 2012 में इसे रेटिफाई किया था और अब 8 साल बाद यही कह रहे हैं, इन्हीं की पार्टी के नेता कह रहे हैं कि हम इस कन्वेंशन से बाहर आना चाहते हैं। अब ये सोशल मीडिया ट्रेंड, ये इस्तांबुल कन्वेंशन पर चर्चा, ये सब कुछ शुरू हुआ था पिछले महीने टर्की में, जब एक 27 साल की जवान महिला की हत्या कर दी गई उसके पार्टनर के द्वारा। और उसके बाद टर्की की महिलाओं में काफी रोष देखा गया, उन्होंने प्रोटेस्ट करने शुरू किए क्योंकि टर्की में महिलाओं की हत्या बहुत बढ़ती जा रही है। 2019 में 500 महिलाओं को उनके पति या उनके पार्टनर या उनके परिवारों ने मार दिया था और इस तरह की हत्या को कहा जाता है फेमिसाइड। फेमिसाइड क्या है? जब हेट क्राइम हो महिलाओं के खिलाफ, जब महिलाओं को मारा जा रहा है जस्ट बिकॉज दे आर फीमेल। तो ये जो हेट क्राइम है महिलाओं के खिलाफ या फेमिसाइड है, इसके मामले टर्की में लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 7 सालों में ऑलमोस्ट डबल हो चुके हैं मामले। और ध्यान रखिए, ये वो केसेस हैं जो रिपोर्ट किए गए थे, जो फेमिसाइड डिक्लेयर किए गए हैं। और टर्की के महिला संगठनों का कहना है कि ऐसे कई केसेस हैं जो रिपोर्ट भी नहीं किए जाते हैं, उनकी डेथ को रफा दफा कर दिया जाता है किसी और बहाने से, परिवार इस तरह की इंफॉर्मेशन बाहर नहीं आने देते। तो इस तरह की हत्याओं के कारण टर्की में ये प्रोटेस्ट शुरू हुए और इन्हीं प्रोटेस्ट के दौरान ये हैशटैग चैलेंज एक्सेप्टेड शुरू किया गया। हालांकि ये भी बता दूं कि ये चैलेंज एक्सेप्टेड कोई टर्की में पहली बार नहीं यूज किया गया है। ये हैशटैग पहले भी कई महिलाओं के संगठनों द्वारा इस्तेमाल किया गया है ओवर पीरियड ऑफ पास्ट 5-6 ईयर्स। लेकिन हाँ, अभी ये फेमस ज्यादा हो गया है इस टर्की के मूवमेंट के कारण। अब आते हैं इस्तांबुल कन्वेंशन के ऊपर। 1990 के दशक से यूरोप के देशों में एक मोमेंटम बना हुआ था कि महिलाओं के खिलाफ बढ़ती हिंसा को रोकने के लिए एक कॉमन कानून लाया जाए या फिर एक लीगली बाइंडिंग संधि करी जाए, जिससे क्या होगा कि सभी देशों में यह जरूरी हो जाए कि अगर महिलाओं के खिलाफ कोई हिंसा होती है तो उसके खिलाफ कानून होगा और वायलेंस को टॉलरेट नहीं किया जाएगा। यानी कि जो भी इस संधि को साइन करेगा उस देश को महिलाओं के खिलाफ होने वाले हिंसा के लिए कानून बनाने पड़ेंगे, स्ट्रिक्ट पनिशमेंट रखनी पड़ेगी। तो कॉमन लीगल स्टैंडर्ड होगा पूरे यूरोप में। तो इसके लिए काम करना शुरू किया एक संगठन है जिसका नाम है काउंसिल ऑफ यूरोप। अब आप इसे कंफ्यूज मत करना यूरोपियन यूनियन के साथ, ये एक पूरी तरह से अलग संगठन है, दोनों के बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। काउंसिल ऑफ यूरोप में 47 मेंबर कंट्रीज हैं, तो इसमें ईयू से कहीं ज्यादा सदस्य देश हैं। अगर आप मैप में देखेंगे तो यहां काउंसिल ऑफ यूरोप में आपको रशिया भी मेंबर नजर आएगा, टर्की भी आएगा, यहां पे अजरबैजान और जॉर्जिया जैसे देश भी मेंबर नजर आएंगे और सभी बॉल्कन कंट्रीज भी एज मेंबर स्टेट्स आपको नजर आएंगे।
यूरोपियन यूनियन में ऐसा नहीं है, यहां पे केवल गिनती के 27 देश हैं। इनफैक्ट पूरा यूरोप भी यूरोपियन यूनियन का हिस्सा नहीं है। बड़े बड़े देश जैसे कि यूके, नॉर्वे, ये ईयू का हिस्सा नहीं है। कई बॉल्कन कंट्रीज भी नहीं है, टर्की भी नहीं है, रशिया भी नहीं है, यूक्रेन भी नहीं है। तो कुल मिलाकर काउंसिल ऑफ यूरोप की जो मेंबरशिप है वो ईयू से ज्यादा बड़ी है। काउंसिल ऑफ यूरोप का हेडक्वार्टर भी याद रखिएगा, फ्रांस के स्ट्रासबर्ग शहर में इसका हेडक्वार्टर है। स्ट्रासबर्ग नाम का शहर है फ्रांस में, जहां से काउंसिल ऑफ यूरोप ऑपरेट करती है। हालांकि इस काउंसिल का बहुत क्रिटिसिज्म होता है कि ये कोई काम की ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, इसमें बस ब्यूरोक्रेटिक प्रोसीजर्स होते हैं और इतनी इफेक्टिव नहीं है। लेकिन एक इन्होंने जो ढंग का काम किया है पिछले 2 दशकों में वो ये था कि ये इस्तांबुल कन्वेंशन साइन करवाया था। तो इस कन्वेंशन का ऑफिशियल नाम है काउंसिल ऑफ यूरोप कन्वेंशन ऑन प्रिवेंटिंग एंड कॉम्बैटिंग वायलेंस अगेंस्ट विमेन एंड डोमेस्टिक वायलेंस। इतना लंबा नाम है, इसीलिए इसको सब प्यार से इस्तांबुल कन्वेंशन ही बुलाते हैं। और क्योंकि ये टर्की के इस्तांबुल शहर में 2011 में एक मीटिंग में फाइनलाइज किया गया था और तभी से इसको सिग्नेचर के लिए ओपन किया गया था 2011 में। तो उसके बाद से टर्की सबसे पहला देश बना जिसने इसको साइन और रेटिफाई दोनों किया है। आई होप अभी तक आप ये जानते होंगे कि रेटिफिकेशन का क्या अर्थ है और साइनिंग क्या क्या अर्थ है। जब तक कोई ट्रीटी रेटिफाई नहीं करी जाती किसी देश में तब तक उसे वहां लागू नहीं किया जा सकता। तो टोटल 34 देश हैं जिन्होंने इस ट्रीटी को साइन और रेटिफाई कर दिया है और एनफोर्स कर दिया है। टर्की सबसे पहला देश था, उसने एक नजीर पेश करी बाकी यूरोपियन देशों के लिए कि यहां पर इस्तांबुल में ही उसको कन्वेंशन को ओपन किया गया था, तो उन्होंने ही सबसे पहले रेटिफाई करवाया। 2017 में पूरे यूरोपियन यूनियन ने एज वन एंटिटी इसको साइन किया और ये ट्रीटी 2014 से एनफोर्समेंट में आई थी। इनफैक्ट एग्जैक्टली 6 साल हो चुके हैं इसे, 1 अगस्त 2014 को। यहां पर आप मैप में देख सकते हैं कि जो भी ग्रीन कंट्रीज हैं इन सभी ने इस इस्तांबुल कन्वेंशन को साइन और रेटिफाई कर दिया है। जो भी येलो कलर में कंट्रीज हैं जैसे कि यूके, यहां पर यूक्रेन, इन्होंने इस पर सिग्नेचर तो कर दिए थे लेकिन इनकी पार्लियामेंट ने इसे रेटिफाई नहीं किया है, तो यहां पर ये लागू नहीं होती। रशिया और अजरबैजान जैसे देशों ने साफ मना कर दिया कि हम इस पर सिग्नेचर नहीं करेंगे। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा कि जिन 12 देशों ने इस संधि को रेटिफाई नहीं किया है यानी कि अपने देश में लागू नहीं किया है, ये सभी सेंट्रल और पूर्वी यूरोप के देश हैं। दे आर ऑल सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज। एक यूके को छोड़ दो आप, इसके अलावा सारे देश सेंट्रल या ईस्टर्न यूरोप में स्थित हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि ये देश थोड़े से कंजर्वेटिव हैं, यहां पर ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी ज्यादा मानी जाती है। तो इन देशों का कहना है कि हम इसको रेटिफाई नहीं करेंगे। यहां की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो समय समय पर अपने देश में इस कन्वेंशन को लागू होने से रोकती आई हैं। और रशिया और अजरबैजान ने तो डायरेक्टली मना कर दिया था कि हम तो साइन करेंगे ही नहीं, क्योंकि वहां पर भी ये कंजर्वेटिव सोसाइटी का बैकलैश यहां पर देखा गया था। अब इससे पहले कि मैं आपको यह समझाऊं कि इन देशों ने मना क्यों किया, आप ये समझिए कि इस ट्रीटी की सिग्निफिकेंस क्या है। इस्तांबुल कन्वेंशन दुनिया की पहली संधि है जो लीगली सभी देशों को बाइंड करती है, बाध्य करती है कि आप अपने देश में कानून बनाएंगे महिलाओं के खिलाफ हिंसा रोकने के लिए। और उसमें क्या शामिल होगा? महिलाओं के खिलाफ होने वाली घरेलू हिंसा, महिला जो विक्टिम है उनको बचाने के लिए कानून बनाए जाएं, विक्टिम्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, और जो भी अक्यूज्ड है यानी कि आरोपी हैं उनको प्रोसिक्यूट करने के लिए प्रॉपर कानून होने चाहिए। तो यहां पर महिलाओं को काफी प्रोटेक्शन दिया जाता है। इस संधि के तहत महिलाओं के खिलाफ हिंसा को मानव अधिकारों का हनन माना गया है और इसे डिस्क्रिमिनेशन माना गया है। और साथ ही साथ यहां पर यह संधि उन एक्ट को डिटेल में डिस्क्राइब करती है कि ये वाली जो हरकतें हैं, एक्ट्स हैं, इनको क्रिमिनल माना जाएगा और इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी जरूरी है। तो जैसे दुनिया में कई देश थे, यूरोप में भी कई देश थे जो स्टॉकिंग को एक क्राइम नहीं मानते, यानी कि लड़कियों का पीछा करना वहां पर कोई अपराध नहीं था। लेकिन अगर इस्तांबुल कन्वेंशन साइन कर दिया है तो उस देश को साइकोलॉजिकल वायलेंस यानी कि मानसिक प्रताड़ना या मानसिक हिंसा को भी क्राइम मानना होगा, स्टॉकिंग को भी क्राइम मानना होगा, फिजिकल वायलेंस को क्राइम मानना होगा, सेक्सुअल वायलेंस इंक्लूडिंग रेप। ये तो देखो ज्यादातर देशों में क्राइम होता ही है, लेकिन आप जानकर हैरान होंगे कि कई देशों में रेप की जो पनिशमेंट है वो बहुत ही कम है कंपेयर टू अदर कंट्रीज। नॉन कंसेंशुअल एक्ट ऑफ सेक्सुअल नेचर विद अ पर्सन, जबरन शादी करवाना, फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन, फोर्स्ड अबॉर्शन, फोर्स्ड स्टरलाइजेशन, ऑनर क्राइम, सेक्सुअल हैरेसमेंट, ये सभी क्रिमिनल एक्ट माने गए हैं इस इस्तांबुल कन्वेंशन के अकॉर्डिंग। तो आपको ये पढ़कर लग रहा होगा कि इसमें प्रॉब्लम क्या है, समस्या क्या है। ये तो अच्छी बात है, महिलाओं के खिलाफ हर प्रकार की हिंसा को यहां पर कवर कर दिया गया है, कोई भी गैप नहीं छोड़ा है, कोई लूप होल नहीं छोड़ा है। प्रॉब्लम आती है यहां पर जेंडर की डेफिनेशन में। जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये कि इस्तांबुल कन्वेंशन जेंडर यानी कि स्पेशली फीमेल जेंडर को कैसे डिस्क्राइब करता है? सोशली कंस्ट्रक्टेड रोल, बिहेवियर, एक्टिविटीज एंड एट्रीब्यूट्स दैट अ गिवन सोसाइटी कंसिडर्स अप्रोप्रिएट फॉर वुमेन एंड मेन। यानी कि यहां पर जेंडर की डेफिनेशन को बायोलॉजी से नहीं जोड़ा गया है।
तो बायोलॉजी के अलावा यहां पर समाज में जो रोल होता है उसके बेसिस पर जेंडर को माना गया है। तो समस्या यह है कि इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ऑन पेपर यह हो सकता है कि अगर कोई ट्रांसजेंडर व्यक्ति है, वो बायोलॉजिकली अगर पुरुष है और अपने आप को महिला मानता है, महिला की तरह रहन सहन है, उसके खिलाफ अगर हिंसा होती है तो वो इस्तांबुल कन्वेंशन के तहत डिमांड कर सकता है जस्टिस की। तो ये प्रॉब्लम बताते हैं कई देश कि यहां पर जेंडर को आपने बायोलॉजी से डिफाइन नहीं किया है, आपने इसकी डेफिनेशन काफी वाइड रखी है, बहुत ही ब्रॉड डेफिनेशन है, उसको कैसे भी इंटरप्रेट किया जा सकता है, उसके अनुसार थर्ड जेंडर भी हो सकता है। लेकिन कई कंजर्वेटिव देश इस थर्ड जेंडर को मानते ही नहीं है। टर्की हो गया या फिर कई ईस्टर्न यूरोपियन देश हैं, उनका मानना है कि इस इस्तांबुल कन्वेंशन के कारण एलजीबीटी राइट्स और गे राइट्स को बढ़ावा मिलता है, और वो देश गे राइट्स को नहीं मानते हैं, वहां पर एलजीबीटी को बढ़ावा नहीं दिया जाता है और उन्हें क्रिश्चियन मोरालिटी के खिलाफ माना जाता है। तो ये एक सबसे पहली समस्या है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि इस्तांबुल कन्वेंशन में कहीं पर भी इंटरसेक्स या ट्रांसजेंडर शब्द का इस्तेमाल ही नहीं किया गया है। हाँ, वहां पर डेफिनेशन जरूर ये वाली है जेंडर की, लेकिन ये काफी नॉर्मल डेफिनेशन है, इसमें बायोलॉजी से नहीं जोड़ा गया है क्योंकि अब जेंडर की डेफिनेशन काफी वाइड हो चुकी है। और दूसरी ओर इस्तांबुल कन्वेंशन ये कहता है कि जेंडर के आधार पर भेदभाव नहीं हो सकता। इस संधि का अगला क्रिटिसिज्म जो टर्की के अनुसार प्रॉब्लमेटिक है वो ये कि इस्तांबुल कन्वेंशन कहता है कि बच्चों को या फिर स्टूडेंट्स को ये सिखाया जाए कि नॉन स्टेरियोटाइप जेंडर रोल क्या होते हैं। अब टर्की नहीं चाहता कि हम महिला पुरुष या पुरुष महिला के बीच की जो ये डिवीजन है इसको ब्लर करें या फिर अलग अलग प्रकार के जेंडर रोल्स क्या होते हैं इसके बारे में बच्चों को पढ़ाए। टर्की का और ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज का भी कईयों का ये मानना है कि पुरुष पुरुष है, महिला महिला है अकॉर्डिंग टू बायोलॉजी, जबकि दुनिया भर में इसको लेकर एक काफी बड़ा डिबेट चल रहा है कि क्या जेंडर बायोलॉजी के आधार पर होना चाहिए या फिर सोशल एट्रीब्यूट्स के अनुसार। तो अब यहां पर टर्की नहीं चाहता कि वो इसके बारे में अपने लोगों को बताएं या पढ़ाएं, तो टर्की इसलिए इस्तांबुल कन्वेंशन से बाहर आने की सोच रहा है। हालांकि अभी तक उसने ऑफिशियल प्रोसेस शुरू नहीं किया है, लेकिन मुझे लगता है कि 1-2 महीने में ये प्रोसेस भी शुरू हो जाएगा। कुल मिलाकर ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज और टर्की का, इन दोनों का ये मानना है कि इस्तांबुल कन्वेंशन के तहत पश्चिमी जो विचार हैं या पश्चिमी सभ्यता की जो लाइफस्टाइल है वो हम पर थोपी जा रही है। हम एलजीबीटी या गे राइट्स को नहीं मानते हैं, हम नॉन स्टेरियोटाइप जेंडर रोल्स को नहीं मानते हैं, तो हम इस्तांबुल कन्वेंशन से बाहर आना चाहेंगे। तो इस प्रकार से टर्की और पोलैंड दोनों देशों की महिलाएं प्रदर्शन कर रही हैं, लेकिन दोनों के स्पेसिफिक रीजंस अलग अलग हैं। आई होप आपको लेक्चर इंटरेस्टिंग लगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।